हेलो दोस्तों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो बीएससी थर्ड ईयर का जो 5वां सेमेस्टर है। तो बीएससी थर्ड ईयर का जो 5वां सेमेस्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, क्योंकि इसके पहले वाला जो लेक्चर था, इसके पहले वाले लेक्चर में जो आपका पूरा फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना था प्रोटोजोआ, कोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। प्रोटोजोआ आपने पैरामीशियम पढ़ा था, कोरीफेरा में आपने साइकान पढ़ा था, और उसके बाद जो आपका सिलेंट्रेटा आया था जिसे निडेरिया फाइलम कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा में आपने ओबिलिया पढ़ा था और ओबिलिया का मार्फोलॉजी और उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा था। उसमें आपने मेडुसा पढ़ा था, पॉलिप पढ़ा, उसी को हाइड्रिंथ कहते हैं, गोनेंजियम गोनोथिका पढ़ा आपने, ओबिलिया का पूरा मेन बॉडी आपने पढ़ी। उसके बाद आपने ओबिलिया की लाइफ साइकिल पढ़ी, मेडुसा पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर नंबर 1, या ये कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 1 to 9, ठीक है ना, 1 to 9 टोटली क्या है, यूनिट नंबर 1 है। आपको पता होगा कि बीएससी 5वें सेमेस्टर में जूलॉजी में 2 पेपर हैं, बॉटनी में 2 पेपर है। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पेपर नंबर 1 है, और पेपर नंबर 1 में 8 यूनिट है। उस 8 यूनिट का मैंने पहला यूनिट आपको कंप्लीट कर दिया है, जिसमें 3 फाइलम मैंने बताए थे, और तीनों फाइलम कंप्लीट है, जिसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम दूसरा यूनिट जो शुरू कर रहे हैं, तो दूसरे यूनिट में कहां से कहां तक कौन कौन सा फाइलम आपको पढ़ने हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। जो यूनिट नंबर आपका 2 है, यानी सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है टीनोफोरा से निमेटोहेल्मिन्थीस तक। ठीक ना, टीनोफोरा से लेकर के, टीनोफोरा फाइलम है, ठीक ना, और उसके बाद निमेटोहेल्मिन्थीस पढ़ना है। यानी इसमें भी आपको लगभग 3 फाइलम पढ़ने हैं। एक फाइलम तो टीनोफोरा पढ़ना है, और एक फाइलम आपको प्लेटीहेल्मिन्थीस पढ़ना है, और तीसरा जो फाइलम है उसको निमेटोहेल्मिन्थीस। ठीक ना, या निमेटोडा इसको आप कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इस फाइलम का निमेटोडा। ठीक है ना, तो निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थीस हो गया, एक हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीस और एक हो गया टीनोफोरा। और क्रमशः ऐसे देखें तो चौथे नंबर पर आपका रहा टीनोफोरा, इसके पहले नंबर पर आपका था, पहले नंबर पर आपका था प्रोटोजोआ, दूसरे नंबर पर कोरीफेरा, तीसरे नंबर पर आपका आ गया सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया कहते हैं। सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। चौथे नंबर आपका आया टीनोफोरा का, 5वां नंबर आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, और 6वें नंबर पर आपका निमेटोहेल्मिन्थीस है। ठीक है ना, क्रमशः ये भी बता दें कि जो हम टीनोफोरा पढ़ेंगे, इस टीनोफोरा में हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको साइलेंट फीचर पढ़ना है। अच्छा, साइलेंट फीचर का मतलब हो गया कि मुख्य लक्षण हमको पढ़ना है, मुख्य विशेषताएं पढ़नी है, कि टीनोफोरा के अंदर जो भी जीव आते हैं इनकी मुख्य विशेषता, विशेष लक्षण या विशेष क्वालिटी क्या है इसकी, तो इसकी विशेष क्वालिटी पढ़नी है। हम आपको टीनोफोरा का जनरल कैरेक्टर पढ़ाएंगे, यानी साइलेंट फीचर पढ़ाएंगे। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, और ये भी बताएंगे कि जो इसके पहले जो सिलेंट्रेटा फाइलम था, सिलेंट्रेटा वाला, उससे इसकी सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलर क्यों है, और टीनोफोरा सिलेंट्रेटा से अलग क्यों है, उसमें क्या ऐसा डिफरेंस है, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जो सिलेंट्रेटा से अलग करती है, और नया फाइलम बना टीनोफोरा। और दूसरे वाले फाइलम में आपको पढ़ना है प्लेटीहेल्मिन्थीस, यानी अगर ऐसे क्रम से देखा जाए तो 5वें नंबर का फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसमें आपको टैपवर्म पढ़ना है, टेनिया सोलियम। ठीक ना, टेनिया सोलियम आपको पढ़ना है, जिसे आप फीता कृमि कहते हैं हिंदी में, और इस फीता कृमि को आपको पढ़ना, जिसका मार्फोलॉजी पढ़ना और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ना। मैंने शॉर्ट में एमआर लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम इस फाइलम को पढ़ेंगे तो हम इसकी विस्तृत चर्चा वहीं पे करेंगे, और पूरा A to Z जो भी आपका सिलेबस का कंप्लीट होगा एनईपी के थ्रू, जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया उस सिलेबस के थ्रू जो भी होगा वो चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। ठीक है ना, और एक विश्वास आपको दिला दें कि ये सभी वीडियो जो आपके YouTube पे जा रही है, ये सभी रिकॉर्डेड वीडियो आपके YouTube पे पड़ी रहेगी। आप अपना एग्जाम दीजिएगा 5वें सेमेस्टर का। यदि आपको लगेगा 5वें सेमेस्टर में पेपर मिलाएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए गए थे और किसका किसका एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था, विश्वास दिलाएंगे कि थोड़ा बहुत इधर उधर हिचकिचाइएगा मत, ना कंफ्यूजन में रहिएगा, किसी तरह की दुविधा में मत रहिएगा। जो भी सिलेबस है बिल्कुल आपके एनईपी और बीएससी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। बीएससी में जो आपको चीजें पढ़नी है वो पढ़ाया जा रहा है। ऐसे कंफ्यूजन मत रहिएगा, कुछ चीजें छोड़ी जा रही है। जो भी संभवतः जो चीजें हैं सभी के सभी आपके कोर्स में मिल रही है। ठीक है ना, तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं बेहतर तरीके से इसका नोट्स बनाइए, और वीडियो को अगर आप जितनी बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि
मेरी भाषा की वजह से और जो समझाने का तरीका है इसकी वजह से हो सकता है कि आपको चीजें थोड़ी आसान हो जाए और लिखने पढ़ने में सुविधा होगी। हिंदी में भी समझ सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टीनिया सोलियम आपका है जिसका मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं फीता कृमि, ठीक है ना। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी क्लास चलाएंगे तो विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। ये टीनिया सोलियम है, इसका जो वाहक होता है यानी किसके माध्यम से फैलता है, तो ये पिग के माध्यम से फैलता है, संभवतः पिग के माध्यम से फैलता है। और भी कुछ तरीके हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से टीनिया सोलियम बॉडी में जा सकता है। यदि आप मान लीजिए कि आप सुअर की मांस नहीं खाते हैं, फिर भी मान लीजिए कि अगर आप सुअर की मांस नहीं खाते और सोचेंगे कि हमें टीनियसिस बीमारी कैसे हो गई, तो उसके कुछ और भी साइड वे हैं और कुछ कारण हैं जिसकी वजह से टीनियसिस रोग हो सकता है, ठीक ना। और ये एक ऐसी बीमारी जिसमें इसका कीड़ा जो होता है 6 से 7 मीटर का होता है और आपके पेट में होता है, ठीक है। जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा आप करेंगे। उसके बाद है तीसरा फाइलम आपका इसमें पढ़ना है निमेटोहेलमिन्थेस। और निमेटोहेलमिन्थेस में आपको पढ़ना है एस्कैरिस। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वेडिस, ठीक है ना। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वेडिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह दूषित खाना और दूषित जल की वजह से फैलता है, मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, गंदी जगहों पे पाया जाता है। इसका भी मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इससे भी बीमारी होती है, भूख नहीं लगती, चक्कर आता है, उल्टी होती है और इस तरह की कमजोरियां होती है, इस तरह से इससे बीमारी होती है शरीर में। इसे टीनियसिस से भी वही कंडीशन है, लेकिन इसको राउंड वर्म बोला जाता है, इसको राउंड वर्म बोलते हैं, इसको टैप वर्म बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों हो गया आपका। अब आप देखेंगे बाबू कि इसमें जो टीनोफोरा हो गया, प्लेटियनमेंथीस हो गया, निमेटोहेलमिन्थेस हो गया, तीनों फाइलम आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में, ठीक है ना। जिसमें अगर एक कहते हैं कि सबसे छोटा जो फाइलम आपको पढ़ना है टीनोफोरा का, वो सबसे छोटा है, जिसमें आपको जनरल फीचर और उसके बाद आपको पढ़ना है इसका क्लासिफिकेशन, बहुत नॉर्मल सा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा का जनरल कैरेक्टर या साइलेंट फीचर। तो इसमें आप देखेंगे कि जनरल कैरेक्टर या साइलेंट फीचर इसका क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट आप देखेंगे, टीनोफोरा के जो जंतु होते हैं ये समुद्री होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, मूलतः समुद्री होते हैं और पानी में तैरने वाले प्लैंक्टोनिक होते हैं, ठीक है ना। पानी में तैरने वाले प्लैंक्टोनिक जीव होते हैं, ठीक है। अब आप अगर हेडिंग नोट कर लिए होंगे टीनोफोरा का जनरल कैरेक्टर, तो मैं इसको मिटा देता हूं और इसके बाद आप इसको समझेंगे कि एक एक वर्ड जिसका सेंस आपको जानना भी है। तो आप पहले ये समझिएगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। मेराइन का मतलब हो गया कि ये समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्री जल का मतलब जो खारा पानी होता है उस खारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। समुद्री जल या लवणीय जल आप इसे कह सकते हैं, उसमें पाया जाता है। दूसरी बात कि ये प्लैंक्टोनिक होते हैं। प्लैंक्टोनिक को हिंदी में प्लवक कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्लैंक्टोनिक को हिंदी में प्लवक कहता है। और अपनी भाषा में आप कह सकते हैं कि तैरना होता है, ठीक है ना, तैरना। प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है तैरते हैं। अच्छा देखो एक चीज और समझिएगा यहाँ पे कि जो प्लवक होते हैं दो तरह के होते हैं। प्लवक दो तरह के होते हैं, एक होता है जूप्लैंक्टन, ठीक है, जूप्लैंक्टन होता है। एक होता है फाइटोप्लैंक्टन। अब ध्यान दीजिएगा बाबू कि जो जूप्लैंक्टन होता है इसका मतलब क्या होता है। जो जूप्लैंक्टन होता है इसका मतलब होता है जंतु प्लवक, ठीक है ना। जंतु प्लवक का मतलब होता है कि वे जीव जो जंतु में यानी जूलॉजी में आ रहे हैं, ठीक है ना। और आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये प्लैंक्टोनिक तो है, इसका मतलब हो गया प्लवक, ठीक है ना, प्लैंक्टोनिक है। लेकिन ये जंतु प्लवक है तो इसको आप जूप्लैंक्टोनिक भी कहें तो बहुत बुरा नहीं होगा, बहुत गलत भी नहीं होगा। प्लवक है ठीक है, लेकिन ये जंतु कैटेगरी में आ रहा है तो इसे जूप्लैंक्टन सब कहें, ठीक है ना। और जो एल्गी डायटम्स जो छोटे छोटे जीव हैं जो पानी में रहते हैं और बॉटनी में आते हैं, वनस्पति में आते हैं, ठीक है ना, पौधे की कैटेगरी में आते हैं, उनको आप फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पादप प्लवक, ठीक है ना। तो इनको पादप प्लवक कहा जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन को पादप प्लवक कहते हैं, यानी वे पौधे जो पानी में तैरते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे जो पानी के ऊपरी सतह पर तैर रहे हैं, ठीक है ना। और उसी तरह से जंतु जो पानी के ऊपरी सतह पर तैर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लवक हो गए आपके फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। इसके बाद इनकी बॉडी जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी इनकी शरीर होती है,
ट्रांसपेरेंट होते हैं, बाई रेडियल सिमेट्री होती है। याद है आपको कि एक रेडियल सिमेट्री, एक बाई रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब कि काटेंगे एक एंगल से तो डिवाइड हो जाएंगे दोनों भाग में अलग अलग। इसमें दो सरफेस होता है, एक मुंह जिधर होता है उसे ओरल साइड, और मुंह का पीछे वाला साइड जो होता है उसे एबोरल साइड कहते हैं, ठीक है ना। जिधर मुंह होता है उसे ओरल साइड, ठीक है ना, और जिधर मुंह नहीं होता उसका पीछे वाला भाग जो होता है उल्टा उसे एबोरल साइड आप कहते हैं। ये दोनों सरफेसेस में होता है। उम्मीद करते हैं कि इस तीनों फोरा का जो साइलेंट फीचर है उसका पॉइंट नंबर 1 आपको बेहतर तरीके से शायद समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब दूसरी बॉडी, दूसरा कंडीशन है इसका, जो दूसरा कैरेक्टर है, बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। इसकी शरीर जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। और ये 3 लेयर कौन कौन से हैं भैया? एक है एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना। अब ऐसे आप समझिएगा, ठीक है, ऐसे समझिएगा इसका कि जो इसकी बॉडी की ऊपरी सरफेस होती है, आउटर लेयर होती है, तो उस आउटर लेयर को कौन सी लेयर कहते हैं आप? तो जो ये आउटर लेयर है, मान लीजिए ये आउटर लेयर कौन सी हो गई? आउटर एपिडर्मिस, ठीक है ना। तो आउटर एपिडर्मिस नंबर 1 हो गया। एकरा बीच में होता है मीसोग्लोइया होता है, ठीक है ना, इसे आप बोलेंगे मिडल, ठीक है। इसके बीच में मीसोग्लोइया होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इसका एपिडर्मिस है उसमें निमेटोसिस्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, निमेटोसिस्ट एब्सेंट होता है। और इसके बीच वाला जो होता है इसे क्या कहते हैं? मीसोग्लोइया कहते हैं, मीसोग्लोइया कहते हैं, जो मिडल लेयर इसकी होती है, इनर लेयर आप इसे मिडल लेयर कह सकते हैं। और इसकी जो तीसरी लेयर होती है उसे गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, जो बिल्कुल कहां होता है? अंदर की तरफ होता है, तीसरी लेयर। तो भैया ध्यान दीजिएगा, बाहर वाली क्या हो गया? आउटर लेयर, ठीक है ना, जिसको आप एपिडर्मिस बोलते हैं। बीच वाली जो हो गया उसे मिडिल आप कहेंगे, मीसोग्लोइया जो हो गया। और जो अंदर वाली होता है इसको आप गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है ना, एक गैस्ट्रोडर्मिस आपकी, ठीक है। अभी हो गया आपका पॉइंट नंबर 2 का, एक एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और दूसरे नंबर पर आपका आ गया मीसोग्लोइया जो सेकंड यानी मिडिल लेयर, उसका मिडिल लेयर होती है। और थर्ड लेयर जो इनर लेयर है उसे गैस्ट्रोडर्मिस है। अब आते हैं हम तीनों फोरा के जनरल कैरेक्टर पॉइंट नंबर 3 पे। और पॉइंट नंबर 3 को हम देखेंगे, बॉडी विथ 8 वर्टिकल रो, ठीक है ना, कम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। ध्यान दीजिएगा कि इनकी शरीर पर, इनकी बॉडी पर 8 वर्टिकल जो क्षैतिज रूप से इसकी बॉडी पर बने होते हैं, और ये कंघी जैसे होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि दंतारी हंसुआ जैसा इस पे रो जैसा बना रहता है। जैसे मान लीजिए इसकी बॉडी है, मान लीजिए इसकी बॉडी है तीनों फोरा की, इसकी बॉडी पर इस तरह से रो जैसे संरचनाएं होती है। इसकी बॉडी पे चारों तरफ से निकली रहती है, ठीक है ना। और संख्या उसकी कितनी होती है? इस तरह से 8 होती है। और ये जो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो तीनों फोरा के जंतु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? कम प्लेट्स पाई जाती है, जिसके माध्यम से वह चलता है। कम प्लेट्स की संख्या कितनी होती है भैया? 8 होती है। समझ पा रहे हैं? कम प्लेट की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और कम प्लेट तीनों फोरा के जंतुओं में पाया जाता है, और इसका काम है कि तीनों फोरा को चलाएगा, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन है कम प्लेट्स, ठीक है ना, जो वर्टिकल रो में इसकी बॉडी के साथ लगा रहता है। अब देखेंगे आप पॉइंट नंबर 4। जो पॉइंट नंबर 4 आपका है, ये तीनों फोरा का जनरल कैरेक्टर पॉइंट नंबर 4 है, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डेवलप होती है, जिसे आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल कहते हैं, ठीक है ना। और इसी में पाया जाता है एक स्टोमोडियम, एक पार्ट्स जो पाया जाता है, जो इसके कार्डियल सिस्टम से, ठीक है ना, और कार्डियल सिस्टम से, पेरिकार्डियम से, और उसके बाद इसके ब्रेन वाले हिस्से से अलग होता है, दबा हुआ हिस्सा होता है। और ये इसका डेवलपमेंट ये दर्शाता है कि आने वाले जंतु माउथ वाले होंगे, क्योंकि इसके पीछे वाले जंतु में विशेष डेवलपमेंट माउथ का है नहीं। स्टोमोडियम एक संकेत देता है कि आने वाले जो जंतु हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अभी देखा कि जो चौथे नंबर का प्लेटिहेल्मिन्थीस, 5वें नंबर का एस्केल्मिन्थीस है, ठीक है ना, या निमेटोहेल्मिन्थीस है, तो उसमें आपका धीरे धीरे माउथ डेवलपमेंट होगा। स्टोमोडियम ये संकेत करता है, स्टोमोडियम एक खांच यानी एक ग्रूव है जो ब्रेन से जस्ट नीचे होता है। तो ये ब्रेन यानी खोपड़ी वाले हिस्से से थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माउथ बनने की कगार पे होता है, या माउथ बनने वाले लक्षण शो करने लगते हैं।
दिखने लगते हैं। तो ये स्टोमोडियम इसमें पाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कोबलेट सेल पाई जाती है, कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है, सॉरी कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है। और कोलोब्लास्ट सेल्स की विशेषता होती है कि यह इसके टेंटिकल्स के ऊपर लगा रहता है। जैसे मान लीजिए कि इसका ये टेंटिकल्स, मान लीजिए कि टीनोफोरा का ये टेंटिकल्स है, ठीक है ना, तो इसके टेंटिकल्स के मुंह पर यहाँ पे कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है और इसका काम होता है कि ये फूड को कैप्चर करके मुंह में डाल देगा, ठीक है ना, फूड को कैप्चर करके मुंह में डाल देगा, कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने अभी प्लेटियन इसमें पढ़ा था, आपने सिलेंट्रेटा वाले फाइलम में आपने पढ़ा था, ठीक है ना, ओविलिया के बारे में, कि इसके मुंह पर यानी टेंटिकल्स के अंतिम में दंश कोशिकाएं पाई जाती है। और दंश कोशिका का काम क्या होता था, दंश कोशिका का काम होता था किसी जीव को डंक मारा और जीव हो गया बेहोश, और जब बेहोश हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं इधर उधर जा पाएगा, तो इसे लगेगा कि मर गया है, उसको उठा के मुंह में डाल लेगा। तो जैसे आपने सिलेंट्रेटा में देखा था, उसी तरह से यहाँ पे कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है और कोलोब्लास्ट सेल का वही काम होता है, ठीक है ना, जो भोजन को पकड़ करके कैप्चर करके डालता है। इसमें सिलोम एब्सेंट होता है, इसमें गुहा नहीं पाई जाती है। और इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब श्वसन करने के लिए, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, उत्सर्जन के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, और सर्कुलेशन या परिसंचरण तंत्र के लिए इसमें कोई भी विशेष ऑर्गन नहीं होता। तो क्या क्या नहीं होता भैया, इसमें सिलोम एब्सेंट होता है, इसमें रेस्पिरेटरी एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है ऑर्गन उसका, उसमें एक्सक्रीशन भी एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, इसके ऑर्गन नहीं होता है, और सर्कुलेशन के ऑर्गन इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जो इसका सातवां आठवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट क्या कहता है कि इसमें स्केलेटन भी एब्सेंट होता है, यानी टीनोफोरा के जंतु में स्केलेटन यानी जो हड्डी होती है वो नहीं पाई जाती है। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि इंटरनल सिस्टम में हड्डियां हैं, कार्टिलेज है, जो हमारे इंटरनल जो स्केलेटन सिस्टम है उसको बैलेंस करता है, और जो एक्सटर्नल में है जैसे हेयर है, नाखून आपका है, नेल्स है, ये सब आपके कौन कौन से हैं, तो बाल और नाखून आपके मूल रूप से आपके शरीर का कौन सा एक्सटर्नल स्केलेटन है, एक्सो स्केलेटन जिसको आप बोलते हैं, बाह्य कंकाल बोलते हैं, और शरीर के अंदर जो होता है उसे अंतः कंकाल बोला जाता है। आप फ्रेम भी बोल सकते हैं अपने शरीर का। और वैसे ही फ्रेम जैसे मूर्ति उर्ति बनाते हैं तो उसके अंदर बांस और लकड़ी बांध देते हैं ताकि मिट्टी छोपने पे गिरेगी नहीं, वैसे ही जैसे आप पिलर बनाते हैं तो उसके अंदर सरिया डालते हैं ताकि सीमेंट बालू और गिट्टी जो गिरे नहीं। जो आप छत ढालते हैं तो आप देखते होंगे कि सरिया डाला जाता है कि छत मसाला लेके गिरे नहीं। वैसे ही हम लोगों के शरीर में भी हड्डियां पाई जाती है, और हड्डियों की विशेषता होती है कि जो मांस का लोथड़ा जब छोपा जाता है तो मांस का लोथड़ा की वजह से आप घगरा न जाए, लुढ़क न जाए, तो हड्डी आपको टाइट पूरा बिल्कुल ठीक ठाक रखी रहती है। तो आपकी बॉडी के एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क, पूरा फ्रेम सिस्टम है, ठीक है ना। और जैसे ही फ्रेम तन को गड़बड़ा, जैसे मान लो पूरा टूट गल, हाथ टूट गल, गोड़ टूट गल, चाहे करियाएं टूट गई, चाहे कमर का हड्डी टूट गया, चाहे गर्दन की हड्डी टूट गई, चाहे पैर आपका टूट गया, तो देखेंगे उसके बाद लुढ़क जाएंगे, तुरंत गिर जाएंगे, उसके बाद सपोर्ट नहीं बनेगा आपका। मांस रहने से कुछ नहीं होता है, तो मांस तो एक समझे कि माटी छोपा गया है, समझ रहे हैं। मेन आपका कौन सा है, आपकी बॉडी में हड्डियां जो है वही आपको पूरा स्टैंड की हुई है। हड्डी मान लीजिए किसी का निकाल लीजिए, और कौनों का हड्डी निकाल के बोरा में भर के टांग के लेके भाग जाएंगे उसे, ओकरे बाद वो लुढ़क जाएगा पूरा एकदम, जैसे कोनो प्लास्टिक में पानी भर देंगे, ढगरा देंगे, तो टेढ़ में पूरा वो ढगरता हुआ जाएगा ना। सेम वही कंडीशन होती है इसके लिए आपकी बॉडी की। तो इसमें स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट होता है। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि लोअर जंतु है। अभी तो आप टीनोफोरा पढ़ रहे हैं, तो टीनोफोरा में ऐसी कंडीशन होती है। इसके बाद है इसमें सब एपिडर्मल प्लेक्सस, जिसमें नर्वस सिस्टम का सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम बहुत विकसित नहीं होता है, इसमें न्यूरॉन्स के सेल्स बहुत ही लोअर सिस्टम पर विकसित होते हैं, प्लेक्सस पाया जाता है इसमें। और इसके बाद इसमें एक और कैरेक्टर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो मेल और फीमेल होता है, ठीक है ना, अगर आप नोट करना चाहें तो एक कैरेक्टर नंबर 10 होगा, ठीक है ना, यानी 10वां पॉइंट है आपका कैरेक्टर का। तो जनरल फीचर या कैरेक्टर में 10वां पॉइंट है कि इसके मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ होते हैं, ठीक है ना, मेल और प्लस फीमेल दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। समझ पा रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, और इसमें मेल और फीमेल दोनों गोनाइड पाया जाता है, दोनों गोनाइड पाया जाता है। और गोनाइड को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, जनक कहते हैं। गोनाइड को हिंदी में जनक कहा जाता है।
और गोनाइड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फीमेल का गोनाइड ओवरी होता है, ठीक है ना, जिससे सॉरी जो आपका ओवरी वाला हिस्सा है वो फीमेल का है, ठीक है, और इससे क्या बनता है, ओवम बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो मेल का है टेस्टिस, वो आपका मेल गोनाइड है, ठीक है ना, टेस्टिस, ठीक है। तो ये मेल गोनाइड है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, वृषण कहते हैं। इससे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमिट होता है, और जो ओवरी यानी ओवम होता है वो कौन सा होता है, फीमेल गैमिट होता है, ठीक है ना। तो ओवम और स्पर्म दोनों के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया इसकी कंप्लीट होगी। और एक है इसका कि जो इसका डेवलपमेंट होता है, इसके डेवलपमेंट में एक लार्वा पाया जाता है जिसको साइडिपिड लार्वा कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि इसके डेवलपमेंट में जो 11वां पॉइंट है, इसके डेवलपमेंट में साइडिपिड लार्वा पाया जाता है, ठीक है ना, साइडिपिड, नोट कर लीजिएगा, साइडिपिड लार्वा पाया जाता है। इसका 11वां पॉइंट है इसका, याद रखिएगा कि टीनोफोरा के जंतुओं में साइडिपिड लार्वा पाया जाता है। टीनोफोरा के जंतु में मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, दोनों में गोनाइड्स होता है, ठीक है ना, ओवरी और टेस्टिस, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे एक बार और समरी करके, आप देख लीजिएगा कि ये था आपका 11वां पॉइंट जिसमें साइडिपिड लार्वा का फॉर्मेशन होता है, और 10वां नंबर हो गया जिसमें मेल और फीमेल्स बनते हैं, और मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जिसमें मेल फीमेल एक ही में होते हैं उसे द्विलिंगी कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी और अंग्रेजी में कहते हैं मोनोसियस, मोनोसियस कहा जाता है। मोनोसियस का मतलब एक लिंगी, द्विलिंगी होता है। मोनोसियस भी कह सकते हैं, इसी को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, इसी को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है द्विलिंगी। और खास करके जो हर्माफ्रोडाइट शब्द है, यह जूलॉजी बॉटनी में यूज होता है, खासकर ये प्लांट में यूज होता है हर्माफ्रोडाइट शब्द। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एनिमल में भी यूज होता है, प्लांट में भी यूज होता है। और इसी को आप बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, द्विलिंगी, ठीक, हर्माफ्रोडाइट द्विलिंगी, मोनोसियस द्विलिंगी। और इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा जीव जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होता है। उसके बाद 10वां पॉइंट हो गया। उसके बाद 9वां पॉइंट था कि इसमें सब इपिडर्मल प्लेक्सस पाया जाता है, यानी इसका संसार्गन इसकी इपिडर्मल सिस्टम में होता है, बाहरी सिस्टम में होता है। स्केलेटन एब्सेंट होता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेशन और सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। इसमें कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है जो किसी भी तरह के फूड मटेरियल को पकड़ करके मुंह में डालने का काम करती है। इसमें सीलोम एब्सेंट होता है। इसमें गैस्ट्रिक सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल पाया जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट विकसित होता है। इसमें लोकोमोशन के लिए 8 वर्टिकल कम्ब प्लेट्स पाई जाती है जो इसके लोकोमोशन में काम करती है। इसके बाद एक इसमें 3 लेयर पाई जाती है। इसकी बॉडी वॉल में 3 लेयर होती है। तीनों लेयर में सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस होता है जिसमें निमेटोसिस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मिडल में यानी बीच में क्या होता है, मीसोग्लोइया होता है, और तीसरे नंबर पर गैस्ट्रोडर्मिस होता है। इसके बाद जो पहला नंबर था, इसमें मैंने बोला कि एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मूल रूप से ये मेराइन होते हैं, प्लैंक्टोनिक्स होते हैं, और प्लैंक्टोनिक ये जंतु है तो जू प्लैंक्टन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। एक इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और इनमें बाइरेडियल सिमेट्री होती है, ओरल और एबोरल दोनों सरफेस पाए, ठीक है ना। जस्ट इसके बाद हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। इसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसके क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है टीनोफोरा का। इसका जो फाइलम है वो टीनोफोरा है। इसमें 2 क्लास है, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 है टेंटोकुलेटा, ठीक है ना, टेंटाकुलेटा, जिसमें टेंटिकल्स पाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। टेंटाकुलेटा का मतलब होता है इसमें टेंटिकल्स पाया जाता है, और नूडा का मतलब होता है विदाउट टेंटिकल्स, यानी इसमें टेंटिकल्स एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टीनोफोरा क्लासिफिकेशन में टीनोफोरा में 2 क्लास है, टीनोफोरा फाइलम में 2 क्लास है, ठीक है ना। क्लास नंबर 1 है टेंटाकुलेटा, ठीक है ना, जिसमें टेंटिकल्स पाया जाता है। नूडा में टेंटिकल्स नहीं पाया जाता, विदाउट टेंटिकल्स। जो टेंटाकुलेटा है इसमें 4 ऑर्डर है, 4 ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर नंबर 1 है साइडिपीडा,
पहला नंबर ऑर्डर है साइडिपिडा, और इसमें जो एग्जाम्पल है हार्मीफोरा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, साइडिपिडा और इसका हार्मीफोरा इसका एग्जाम्पल है, इसका जीव। दूसरा है सेस्टिडा, और सेस्टिडा का है वेलामेन, इसका एग्जाम्पल है जो ग्रीन से लिखा गया। लोबाटा, लोबाटा इसका थर्ड ऑर्डर है, जिसमें मोनेमियोप्सिस है, ठीक है ना, मोनेमियोप्सिस इसका लोबाटा का तीसरा है ये, और ये दूसरा है, ये फर्स्ट नंबर है। चौथा नंबर है प्लैक्टिटीनिया, ठीक ना, प्लैक्टिटीनिया है जिसमें आएगा टीनोप्लाना, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना इसका एग्जाम्पल है, और इसका ऑर्डर है प्लैक्टिटीनिया, ठीक है, प्लैक्टिटीनिया इसका ऑर्डर है, प्लैक्टिटीनिया ऑर्डर है, इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना, और उसके बाद लोबाटा इसका तीसरा है जिसमें मोनेमियोप्सिस है, इसका दूसरा है सिस्टिडा जिसमें वेलामेन है, और इसका पहला है साइडिपिडा जिसमें हार्मीफोरा है, ठीक है। अब आप देखो एक चीज ध्यान देना, ये 4 ऑर्डर हो गया, तो इसको आप 5वां भी बना सकते हैं, ठीक ना, नूडा में 5, नूडा का पहला और ऑर्डर के हिसाब से 5वां ऑर्डर है, ठीक ना। तो आप अगर क्लासिफिकेशन एग्जाम में लिखते हैं तो आप इसे 5वां भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या तो इसके नंबर का पहला भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप तय करिए, दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक ना। बिरोईडा इसका एक ही है ऑर्डर, और उसमें एग्जाम्पल है बिरोई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑर्डर है बिरोई, ठीक है ना। अब आप इसके बाद देखेंगे कि जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा जो है उससे किस प्रकार ये डिफरेंस है और किस प्रकार इसमें समानताएं पाई जाती है, ठीक है ना, समानताएं और विषमताएं, ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसका जो रिसेम्बल्स है, यानी समानताएं और विषमताएं, ठीक है ना, समानताएं और विषमताएं किससे हैं, सिलेंट्रेटा से, क्योंकि इसके पहले वाला जो फाइलम था सिलेंट्रेटा जिसमें आपने ओबिलिया पढ़ा था, यूनिट नंबर 1 का फाइलम नंबर 3, और आप इसमें रिसेम्बलेंस देखेंगे कि कौन कौन सी समानताएं ऐसी हैं, रिसेम्बलेंस विथ सिलेंट्रेट्स, तो कौन कौन सी समानताएं ऐसी हैं, ठीक है ना, जो टीनोफोरा फाइलम में भी होती है और ओविलिया वाले फाइलम सिलेंट्रेटा में। तो उधर आप देखेंगे कि रेडियल सिमेट्री दोनों में पाई जाती है, उसके बाद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों में होता है, जिलेटिनस मीसोग्लोइया दोनों में होता है, ठीक है ना, और दोनों में सिलोम एब्सेंट होता है, साथ में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी दोनों में पाई जाती है, इनमें भी और उसमें भी दोनों में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, स्टेटोसिस सेल पाई जाती है, और उसके बाद रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सभी सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं, दोनों में एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद है इसमें कि इसका जो गोनाइड होता है इंडोडर्मल ओरिजिन है, इंडोडर्म सेल से इसके गोनाइड्स का निर्माण होता है, तो ये सभी समानताएं इसमें आप दिख रही है इसमें। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो टीनोफोरा में अलग है और सिलेंट्रेट्स में अलग है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे भैया कि पॉलीमॉर्फिज्म और कॉलोनी वाला सिस्टम सिलेंट्रेटा में होता है लेकिन टीनोफोरा में नहीं होता है, और इसमें निमेटोसिस्ट सेल यानी जिसे आप दंश कोशिका कहते हैं वो भी एब्सेंट होती है, और ये कोलोब्लास्ट सेल इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और इसमें 8 कम प्लेट्स पाई जाती हैं जिसके माध्यम से इसे लोकोमोशन होता है, और इसमें स्टोमोडियम सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये फ्यूचर के लिए कि ताकि जीवों में धीरे धीरे माउथ का डेवलपमेंट होगा, माउथ का विकास हो, ठीक है ना। जो मनुष्य का बच्चा होता है, जो पेट में गर्भ में भी उसका निर्माण होता है, 22वें दिन स्टोमोडियम से धीरे धीरे फॉर्मेशन होकर के स्टोमोडियम की जो वाल टूटती है, तो उसके बाद माउथ बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। मनुष्य में 22वें दिन भ्रूण के माउथ बनने का प्रोसेस शुरू होता है, जो जबड़े दिखते हैं या जबड़े समझ में आने लगते हैं, स्टोमोडियम इनमें ये दर्शाता है या इस जंतु में पाया जाता है, जो ये लक्षण दिखाता है कि आने वाले जंतु धीरे धीरे इससे भी विकसित होंगे या डेवलप, ठीक है। तो ये था आपका टीनोफोरा फाइलम का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एंड रिसेम्बलेंस एंड डिफरेंस बिटवीन सिलेंट्रेट्स।
रिसेम्बलेंस एंड डिफरेंस बिटवीन सिलेंट्रेट्स, और सिलेंट्रेट्स में रिसेम्बलेंस कौन कौन सा होता है, डिफरेंस कौन कौन से होते हैं, जो इसमें एक्स्ट्रा पाए जाते हैं इसमें नहीं होता है। ठीक है ना। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो इसमें होती है इसमें नहीं होती, कुछ ऐसी होती है जो इसमें नहीं होती है इसमें होती है। ठीक है ना। और इसमें कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो इधर नहीं है, इधर कुछ ऐसी है जो इसमें नहीं है। तो ये सभी चीजें आप देखेंगे कि धीरे धीरे इवोल्यूशन को भी दिखाता है। ये प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा के बाद उसके बाद आगे आपका टिनोफोरा, उसके बाद आप पढ़ेंगे प्लेटिहेल्मिन्थीज, उसके बाद आप पढ़ेंगे निमेटोहेल्मिन्थीज, जिसको एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोडा फाइलम कहते हैं। ठीक है ना। तो अब आप दूसरा जो लेक्चर आप दूसरी क्लास में लेते हैं, दूसरी क्लास में आपका आएगा कि आपको टेनिया सोलियम पढ़ना होगा, प्लेटिहेल्मिन्थीज का टेनिया सोलियम उसका वैज्ञानिक नाम है, इसे आप जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम आप कह सकते हैं या बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं। जैविक नाम वैज्ञानिक नाम उसका वही होता है टीनिया सोलियम, जिसे फीता कृमि कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वही टीनिया सोलियम से होगा, जिसमें मार्फोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे फिर इसका एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइटिस का मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर क्लास समझ में आई है तो आपसे निवेदन है कि इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, और जनरल कैरेक्टर यानी साइलेंट फीचर, उसके बाद क्लासिफिकेशन, रिसेम्बलेंस विद सिलेंट्रेट्स एंड डिफरेंस विद सिलेंट्रेट्स, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा और अगले क्लास के लिए रेडी रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें अगर समझ में आई होंगी तो आप नोट्स बनाते होंगे और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करिएगा। आपको बार बार सजेशन दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षाएं जनवरी में टाइम टेबल आपका आएगा और जनवरी में परीक्षाएं शुरू होंगी निश्चित है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए, क्योंकि आपको जुलॉजी में 2 पेपर, बॉटनी में 2 पेपर, टोटल 4 पेपर आपको पढ़ने, यानी जुलॉजी में 16 यूनिट और बॉटनी में 16 यूनिट, टोटल 32 यूनिट के बाद आपका इसमें फाइल भी है। ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए। और एक निवेदन आपसे है कि आप अपने दोस्तों में इसे मैक्सिमम शेयर किया करिएगा, जो भी आपका ग्रुप होगा व्हाट्सएप का उसमें मैक्सिमम शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर इस बारे में इन्फॉर्म करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके और अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतर तरीके से चला सके। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।